सभी को नमस्कार। सभी दर्शकों का हमारे मंच पर स्वागत है। दर्शकों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूं। यह चैनल हमने एक जागरूकता अभियान के लिए शुरू किया है। इस चैनल पर हम ऐसे लोगों की कहानियां पोस्ट करते हैं जो लोग अपनी कहानी किसी को बता नहीं पाते या बताने से शर्माते हैं या उन्हें बताने से डर लगता है और ऐसी उलझनों में फंसे हुए हैं जो निकल नहीं पाते। तो हम उनके ऊपर वीडियो बनाकर यहाँ पोस्ट करते हैं। उनका नाम हम बिल्कुल गुप्त रखते हैं और हम चाहते हैं कि दर्शक उस पर अपना कमेंट दें और उस कमेंट को सलाह के तौर पर कहानी भेजने वाला लेवे। अगर कोई उसे सलाह अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल करके अपने जीवन में खुशियां ला सके। तो आज भी एक महिला ने हमें कहानी भेजी है जिनकी उम्र है लगभग 50 साल। उनका कहना है कि बहुत समय से अपनी कहानी आप सबसे शेयर करना चाहती थी, लेकिन कुछ वक्त की कमी और कुछ मानसिक तनाव या कहें मेरी जैसी और भी महिलाओं की यही कहानी है, इसलिए सोचा क्या ही भेजूं। लेकिन आज अपनी जिंदगी में बड़ी हिम्मत करके एक फैसला लिया है तो सोचा सबके साथ शेयर करूं। मैं मूल रूप से उत्तराखंड की हूं, लेकिन मेरी पैदाइश दिल्ली की है। मेरे पिता अपने परिवार के सबसे बड़े भाई थे, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली आ गए और अपने सभी भाई और बहनों को उन्होंने सेटल किया। पापा अच्छी पोस्ट पर रहे, लेकिन अपने संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी की वजह से हमेशा उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। हम खुद 5 भाई बहन हैं। हम 4 बहनों में मैं सबसे बड़ी हूं और मेरे भाई मुझसे बड़े हैं। मेरे पापा जब अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी से मुक्त हुए तब तक लगभग मैं 22 वर्ष की हो चुकी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। साल 2000 में मेरी शादी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि आज मेरी शादी को लगभग 24 साल हो चुके हैं और मैं 50 साल के आसपास की हूँ। मेरी शादी तक पापा थक चुके थे। हालांकि मेरी शादी हमारे घर की पहली शादी थी, तब भी अपनी पेरेंट्स की मजबूरी मैं जान चुकी थी, इसलिए लखनऊ में एक ऐसे परिवार में शादी करना मंजूर किया जहां पहले से एक शादीशुदा ननद और उसकी बेटी थी और साथ में एक बेरोजगार देवर भी था। ससुराल भी हमसे काफी निम्न स्तर का था, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी, जहां जिंदगी बहुत मुश्किल रही। मुझे बस घर में काम तक ही सीमित रखा गया, जिसे सालों तक मैं करती रही। मेरी शिक्षा दीक्षा सब व्यर्थ हो गई। पति उस समय तक बहुत ध्यान रखते थे। साल 2006 तक मेरे 2 बेटे हो गए। फिर मेरे देवर की शादी के बाद घर में देवरानी और सास ननद के झगड़े बढ़ते गए, जिसमें अनजाने में चाहे या अनचाहे मुझे भी शामिल कर दिया जाता। इन हालातों में मेरे पति ने अलग होने का फैसला किया। इसका भी कारण मुझे बाद में समझ आया कि मेरी देवरानी पुलिस तक पहुंच गई थी, इसलिए मेरे पति ने अलग होकर अपने को बचाया ताकि बाहर से अपने परिवार की मदद कर सकें, क्योंकि वहां पर मुमकिन था कि कभी देवरानी पुलिस में शिकायत कराकर सबको फंसा न दे। खैर, साल 2009 में हम ससुराल से कुछ दूरी पर ही रहने लगे। अब मैं थोड़ा अपने उस कुएं से बाहर निकलकर दुनिया देखने लगी। मेरे हस्बैंड के ऑफिस के सहकर्मी और उनकी पत्नियां हमारे घर आने जाने लगी, तो इन महिलाओं से मेरी दोस्ती हुई। यहाँ बता दूं कि मेरे हस्बैंड सेल्स में हैं, तो उनके बाहर के टूर लगते रहते हैं। उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने अपनी कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड से मिलवाया। थोड़ी जान पहचान हुई। मैंने इसे बहुत गलत नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि वो भी शादीशुदा है और जो भी था शादी से पहले था। ऐसा हमारे भारतीय समाज में होता रहता है। मैं भी विवाह से पूर्व किसी को पसंद करती थी, लेकिन उससे विवाह होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम दोनों ने उस रिश्ते को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए पति की गर्लफ्रेंड को मैंने एक फ्रेंड के तौर पर ही लिया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि
उसका और मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस औरत की माँ को सब जानकारी थी। मेरे हस्बैंड उसकी माँ के सारे काम करते थे, उसे मम्मी कहते थे, और यह वही औरत थी जिसने अपनी बेटी की शादी मेरे पति से नहीं होने दी, लेकिन शादी के बाद अपनी बेटी को सारी आज़ादी दे दी। खैर, मुझे यह सब जब मालूम हुआ तो बहुत तमाशा हुआ। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और उस औरत ने भी सब रिश्ते खत्म कर लिए। यह सब 2014 की कहानी थी। उसके बाद 2017 में हमने लखनऊ आउटर पर एक सोसाइटी में फ्लैट लिया और हम शिफ्ट हो गए। साल 2018 में मेरे 18 साल के बेटे ने मेरे पति का दूसरा अफेयर पकड़ा। वो औरत भी विवाहित है, लेकिन अपने पति के साथ नहीं रहती और कोई बच्चा नहीं है। पति के लैपटॉप में बेटे ने उन दोनों की तस्वीरें देखी और सेव कर मुझे दिखाया। खैर, तब भी बहुत हंगामा हुआ। हस्बैंड ने फिर माफ़ी मांगी और उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा कि वो अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लेगी। वो बैंक में जॉब करती थी। उसने मुझे झूठा आश्वासन दिया था। मैंने मजबूरी में बड़े होते बच्चे और अपनी खुद की हालत देखते हुए पति को माफ़ किया, क्योंकि मेरे माता पिता भी अब बूढ़े हो चुके हैं। मेरी ज़्यादा बुरी हालत होने पर वो यही कहते कि सब कुछ छोड़कर बच्चों के साथ यहाँ आ जाओ, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं था। मेरे पति ने तो न सुधरने की कसम ही खा ली थी। उन्होंने धीरे धीरे ऑफिस से देर से आना शुरू कर दिया। उनके टूर तो पहले से होते ही थे। हमें कहीं भी ले जाना बंद कर दिया, जिससे मैं इनके परिचित दोस्तों और उनकी पत्नियों से भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन कहीं मजबूरी में ले भी गए तो मुझे सबकी नजरें कुछ कहती हुई प्रतीत होती थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। सबको पता था, लेकिन बस एक पत्नी से छुपा रहे थे। आज मेरे सास ससुर दोनों ही जीवित नहीं हैं। वो जब थे भी तो वो अपने बेटे को कुछ नहीं कह पाए, या कहें कि बेटे को कहना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि बेटे का उन्हें बहुत सहारा था। मुझे ये भी पता चला कि मेरे हस्बैंड ने हमारा ये फ्लैट भी सोच समझ कर लिया, क्योंकि यहाँ से गर्लफ्रेंड के घर भी जाना आसान होता है। यहाँ मैं यह भी बता दूं कि मैंने किसी तरह इस औरत के पति का पता लगाकर उसे सब बताया, तो पता चला कि उसे सब पता था, लेकिन वो दोनों अलग अलग रहते थे, तो उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसने मुझे इस औरत के घर का पता बताया, जो कि एक सोसाइटी में है। यहाँ मैं गई भी, लेकिन उस औरत ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। ये औरत मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ी है, बाकी हर जगह इसने मुझे ब्लॉक किया है। मेरे पति टूर पर जहाँ भी जाते थे, वो औरत उसी जगह से रील बनाकर इंस्टा पर डालती थी। अभी हाल ही में मेरे सास की मृत्यु होने पर मेरे पति अपने गांव गए, जहां मेरे छोटे बेटे के बोर्ड के एग्जाम के कारण मैं नहीं जा सकी। उत्तराखंड से हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों के गांव के आसपास काफी प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। तो इस औरत ने अपनी इंस्टाग्राम पर जो रील डाली वो वहीं पास के हिल स्टेशन की थी। मुझे सब समझ आ गया कि गांव जाने के बहाने मेरे पति गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, जबकि मां की मृत्यु को 15 दिन भी नहीं हुए हैं। यहाँ अपने पति के बारे में मैं कहूँ तो वो बहुत शातिर इंसान है। देखने में बहुत शांत हैं, नपातुला बोलते हैं, पहली बार देखने पर बहुत ही शरीफ और डिसेंट दिखते हैं। लेकिन जब मेरे द्वारा वो पकड़े जाते हैं, ऐसा खूंखार रूप ले लेते हैं कि डर लगने लगता है। हाथ में जो भी हो, चाहे खाने की थाली हो या गिलास हो या कुछ और हो, सब उठाकर फेंक देते हैं, जिसे मुझे ही बाद में साफ करना पड़ता है। कोई बाहर का आदमी इनके रूप की कल्पना भी नहीं कर सकता, और मैं इनके बिल्कुल अपोजिट थोड़ी बातूनी हूँ। जल्द ही सब पर भरोसा कर लेती हूँ। जो मुझसे मिलते हैं वो मेरे पक्के दोस्त हो जाते हैं। शायद मेरे इसी स्वभाव की वजह से मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त और उनकी पत्नियों ने मुझे इनके बारे में बताना चाहा, जिसका मुझे बाद में पता चला।
कि मेरे पति उन दोस्तों को धमकाते हैं। खैर, आज मुझे इनके बारे में कोई गलतफहमी नहीं रही और सुधरने की कोई आशा भी नहीं रही। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैंने अब अपने हस्बैंड से अलग होने का फैसला कर लिया है, जिसमें मैं चाहती हूं कि मेरे लिए बच्चों के साथ ये घर रहने दिया जाए, जो डाइवोर्स के बाद एक पत्नी का हक होता है। आज ये स्टोरी लिखते समय रात के 3 बज रहे हैं। लिखते लिखते सुबह हो गई है। आप सोच सकते हैं कि मेरी मानसिक हालत क्या है। मैं रात रात भर सो नहीं पाती हूँ, इसलिए तलाक का फैसला बहुत ज्यादा कठिन है। आज मैंने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी, अपने पेरेंट्स से भी कोई सलाह नहीं ली है, क्योंकि उनको तो फिर से सब सहने की सलाह ही देनी है। और साथ में बहुत से उदाहरण हैं कि बहुत सी औरतों को क्या क्या सहना पड़ता है। आने वाली जिंदगी कैसी भी हो, वैसे भी अकेले ही हूँ, इसलिए कायदे से तलाक लेकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना चाहती हूँ। मैं सभी महिलाओं को यही सलाह दूंगी कि जो ऐसी हालातों में फंसी है, वक्त रहते कठोर कदम उठा लें, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। शायद यह भी शराब या जुए की तरह एक लत है, इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे रिश्तों से बाहर निकलें। और ऐसी सिचुएशन पुरुषों के साथ भी हो सकती है। अगर पत्नी का चरित्र सही नहीं है और वह बार बार कोई ऐसी गलती दोहराती है, तो ये समझ लीजिए कि यह उसका स्वभाव है, वो कभी नहीं सुधरने वाली। ऐसी पत्नी को छोड़ देना ही उचित है। तो दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई सलाह भी आप इन्हें देना चाहें तो दे सकते हैं। और किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वह इस वीडियो को देखकर अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो भी समझ सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपके पास भी कोई कहानी है तो आप भेजिए, हम उस पर एक वीडियो बनाकर यहाँ पोस्ट करेंगे और घर घर तक ये कहानी पहुँचेगी। कुछ लोगों को इससे राहत मिल सकती है आपकी कहानी सुनकर, या कोई वीडियो आपसे रिलेटेड भी हो सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए दर्शकों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।